आराधना पीजी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बी फर्स्ट ईयर का जो फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है उसका जो लेसन है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस यानी संतुलन की संकल्पना, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें पहले ये पढ़ेंगे अपन कि जो एक आइसोस्टेसिस होती है या जो संतुलन होता है उसका सामान्य सा जो अर्थ है या जो मीनिंग है वो क्या होता है। दूसरे फेज में अपन पढ़ेंगे कि जो संतुलन का जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है और वो कौन से शब्द से हुई है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद जो संतुलन का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन हुआ है, यानी ये जो संतुलन का सिद्धांत है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से क्षेत्र से हुई है, कहाँ से हुई है और किस वजह से हुई है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में अपन जो इस शब्द को जो देने वाले हैं डटन महोदय, जिन्होंने 1889 के अंदर ये जो आइसोस्टेसिस शब्द है वो ग्रीक भाषा का जो शब्द है आइसोस्टेसिस उससे बना है। तो ये जो डटन महोदय की जो थ्योरी है, तो डटन के अनुसार जो संतुलन की जो क्रिया है वो किस प्रकार की होगी उसको भी अपन जानने की कोशिश करेंगे इस जो वीडियो है उसके माध्यम से। तो अभी अपन पहले बात करते हैं कि संतुलन का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो ये परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ऊंचाई लिए हुए होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो गहराई में या नीचे धसे हुए, जैसे झील है या समुद्र है। ये जो एक जो ऊपर उठा हुआ वो भाग है, एक जो अंदर की दशा हुआ वो भाग है या गहराई में जो स्थित है, इन दोनों में एक जो भौतिक या जो स्थिरता की जो दशा होती है ना, उसको अपन संतुलन की दशा मानते हैं। तो सिंपल सी अपन बात ये करते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर की ओर स्थित पर्वत, पठार, मैदान तथा उसकी गहराई में स्थित जो झील और समुद्र है, इन दोनों में यांत्रिक या जो भौतिक स्थिरता की जो दशा होती है उसको अपन एक जो है वो आइसोस्टेसिस या संतुलन की जो संकल्पना है बोलते हैं, यानी सामान्य से अर्थ में। तो देखिए, तो परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपर उठे हुए जो भूदृश्य है उसमें पर्वत, पठार, मैदान तथा जो गहराई में स्थित है वो झील और समुद्र है। उन दोनों के अंदर जो यांत्रिक या भौतिक जो स्थिरता की दशा है उसी को अपन संतुलन की दशा कहते हैं। यानी जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है उसके ऊपरी भूभाग वो पर्वत, पठार, मैदान हो सकता है, उसकी गहराई में स्थित है झील या समुद्र। इन दिनों में जो यांत्रिक या जो भौतिक स्थिति की दशा है उसको संतुलन की दशा है, एक सामान्य सा अर्थ होता है। अब जो बात अपन करेंगे कि जो संतुलन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो संतुलन शब्द है वो ग्रीक या यूनानी जो भाषा है का जो आइसोस्टेसिस
यानी जो आइसोस्टेसिस शब्द है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का जो आइसोस्टेसिस शब्द है उससे मिलकर बना है। इस आइसोस्टेसिस का जो हिंदी में जो अर्थ होता है इसको समस्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थिति। यानी जो ग्रीक भाषा का जो आइसोस्टेसिस शब्द है उससे आइसोस्टेसिस शब्द बना है जिसका हिंदी में अर्थ होता है समस्थिति। और इस शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो डटन वाले ने किया है। में किया। यानी आइसोस्टेसिस जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस से बना है और इस शब्द का पहला बार प्रयोग करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे वो डटन वाले थे, जिन्होंने 1889 के अंदर इस शब्द का वो प्रयोग किया था। अब देखिए एक ये जो डटन वाले थे वो प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। यानी जो डटन वाले थे वो प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये जो आइसोस्टेसिस शब्द है उसकी उत्पत्ति की थी, पहली बार प्रयोग किया था 1889 के अंदर। अब देखिए ये जो आइसोस्टेसिस की जो थ्योरी है, आइसोस्टेसिस की जो संकल्पना है, इस सिद्धांत की उत्पत्ति जो होती है वो भारत के अंदर जो सिंधु गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर यूँ कर सकते हैं, जो हिमालय वाला जो एरिया है, हिमालय जो रीजन है, इसके अंदर से होती है। तो 1859 के अंदर जो सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र है तो जो सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर जॉर्ज एवरेस्ट मौजूद थे, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंदर भारत का जो भू संरक्षण का कार्य हो रहा था वो जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था। तो ये जो भू संरक्षण का जो कार्य था सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंदर है, तो वो उसका जो काम का जो जिम्मा है जॉर्ज एवरेस्ट मौजू को दिया गया था। तो उस समय जो अक्षांशों का निर्धारण करते समय इस सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो अक्षांशों का निर्धारण करने के समय जो हिमालय क्षेत्र में दो प्रमुख स्थान थे, कल्याण और कल्याणपुर। तो देखिए जो सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसमें जॉर्ज एवरेस्ट है, उनके निर्देशन के अंदर जो अक्षांशों का निर्धारण है वो जो कार्य हो रहा था। तो 1859 के अंदर जो हिमालय क्षेत्र है उसमें दो जगह हैं, कल्याण तथा कल्याणपुर। ये दो एरिया थे, कल्याण तथा कल्याणपुर। इसमें जब सर्वेक्षण का कार्य हो रहा था एवरेस्ट के निर्देशन के अंदर 1859 के अंदर, तो इन्होंने
इन दोनों स्थानों का अक्षांश निर्धारण के समय जो दो प्रकार के जो सर्वेक्षण के मेथड थे उनको अपनाया गया था वहाँ पे सर्वेक्षण कार्य के लिए। तो उसमें पहला जो था वो त्रिभुजीकरण या ट्रायंगुलेशन मेथड था, दूसरा था खगोलीय विधि या एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। तो जो पहली विधि थी त्रिभुजीकरण, उससे जो इसका मेजरमेंट किया गया तो अलग प्रकार का नाप आया, जो रीडिंग है वो अलग प्रकार की कैलकुलेशन आई। और जब उसको खगोलीय विधि या एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से किया गया तो उसके जो नाप है वो अलग प्रकार का आया। तो जो त्रिभुजीकरण विधि तथा जो खगोलीय विधि है, इन दोनों को हिसाब से जब उसका सर्वेक्षण कार्य हुआ तो उसमें जो अंतर आया, जो वेरिएशन आई, उस वेरिएशन ने ये जो संतुलन की श्रृंखला है उसको वहाँ पे विकसित किया। यानी अगर उन दोनों मेथड से जो सर्वेक्षण कार्य हो रहा था उसका अगर अंतर नहीं आता है तो शायद ये जो सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इन दोनों में जो वेरिएशन आया था उस वजह से ये जो है वो उसकी उत्पत्ति, अब वो कौन कौन सी विधि है उसको अभी अपन लिखेंगे और उसका कितना मेजरमेंट आया जब उसका सर्वेक्षण हुआ था वो भी अपन लिखेंगे अभी। जो पहली विधि है वो त्रिभुजीकरण है। ट्रायंगुलेशन मेथड, तो ये जो त्रिभुजीकरण तथा जो ट्रायंगुलेशन मेथड या खगोलीय विधि जो एस्ट्रोनॉमिकल मेथड है, इन दोनों मेथडों से जब वहाँ पे सर्वेक्षण जो कार्य जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में हो रहा था, तो जो पहली विधि से अगर इन दोनों स्थानों का जो सर्वेक्षण हो रहा था, जो अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था, तो जब पहली विधि से इसका जो सर्वेक्षण किया गया था तो उस समय इसका जो नाप आया था 42.294, यानी 42 डिग्री 294 इंच के आसपास आया था। जो इसका जो अक्षांशीय नाप था वो कौन सी विधि से आया था? पहला त्रिभुजीकरण विधि या ट्रायंगुलेशन मेथड। जब इसका सर्वेक्षण खगोलीय विधि या एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से किया गया तो ये जो आया था रीडिंग वो 36.258 आया था। तो 36 डिग्री और 58 जो सेकंड है वो आया था। तो अब देखिए, जब इन दोनों को अगर अपन वेरिएशन निकालते हैं इन दोनों का, तो वो जो आता है 5.326, यानी 5 डिग्री 236 सेकंड के आसपास। अब देखिए, यह समझने वाली जो आपको जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि ये दोनों वीडियो से जो वेरिएशन आ रहा था वो नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों की रीडिंग एक जैसी होती तो शायद जो अपन कहते हैं जो आइसोस्टेसिस की जो संकल्पना है वो अधूरी रह जाती। तो अब देखिए, जब वो 5.236 का जो वेरिएशन आ रहा था तो इसमें जो जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने इस बात को, जो दो भूगोल में विद्वान हैं
एरी महोदय और प्राट महोदय के सामने रखी। तो एरी महोदय और जो प्राट महोदय हैं, इन दोनों ने इसमें जो अंतर है, जो वेरिएशन है, उसका जो कारण है वो अलग अलग बताया था। तो सबसे पहले अपन एरी महोदय के अनुसार अगर बात की जाए कि इसमें जो 5.236 का जो वेरिएशन आ रहा था, तो उसका एक कारण ये बताया था कि जो हिमालय है वो निकटता के कारण, यानी ये जो दोनों स्थान है वो हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण जो हिमालय है वो अपनी आकर्षण शक्ति से इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी अपनी जो ग्रेविटी है उसका उपयोग करने के कारण जो अपन ये बोल सकते हैं क्या, जो अपनी आकर्षण शक्ति है, जो तो पेंडुलम वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो दोनों एरिया हैं वो हिमालय क्षेत्र में स्थित होने के कारण हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से इस एरिया को है वो खींच रहा था। यानी अपनी आकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण उसकी जो आकर्षण शक्ति है उस वजह से जो एरिया है उसके अंदर ये जो बदलाव आ रहा था। तो एरी महोदय ने जो पहली बार ये बताया था, जॉर्ज एरी ने, कि इन दोनों स्थानों में जो अंतर है वो इस वजह से हो सकता है कि जो हिमालय है वो अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग करने के कारण जो भाग है वो खिंचाव की वजह से उसके अंदर है वो ऐसा जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फाइनल लाइन के अगर हम ये बात करेंगे तो एरी महोदय ने इन दोनों स्थानों में जो अंतर आया है उसका कारण हिमालय की आकर्षण शक्ति को माना है। कहने का मतलब ये है, यानी हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण ही इन स्थानों के अंदर है जो है वो अंतर आ रहा है। जब ये बात प्राट महोदय के सामने गई एरी ने तो क्या बताया था, हिमालय की आकर्षण शक्ति से। अब प्राट ये बताते हैं कि जो ये वेरिएशन है वो वेरिएशन तो आई गई, लेकिन जितना एक अनुमान लगाया गया था कि 5.236 इतना नहीं होकर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो वो ज़्यादा क्यों होगा, तो उन्होंने ये बताया कि महाद्वीपों की तरह अपन बोलते हैं कि जो हिमालय है वो भी हल्के जो घनत्व वाली जो सेल है उसका बना हुआ है। जैसे अपन कहते हैं कि जो हिमालय है वो उसके अंदर अगर सियाल सेल होगी, अगर वो सियाल का बना हुआ होगा तो सियाल का जो परत है उसका जो घनत्व होता है वो 2.7 के आसपास होता है। अगर अपन सियाल जो हिमालय है उसको सियाल से निर्मित मानते हैं तो उसका जो घनत्व होगा वो 2.75 के आसपास होगा। अगर हिमालय सियाल निर्मित होगा तो उसका घनत्व 2.75 होगा। अगर 2.75 के आधार पर उसका अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो जो अंतर 5.236 आया वो नहीं हो, इतना नहीं होगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो होगा 15.885 या 15 डिग्री 885 सेकंड के आसपास होगा। तो कुल मिलाकर बात ये कि जो प्राट महोदय ने ये अनुमान लगाया है कि जो जितना आकर्षण शक्ति है उसका उपयोग नहीं करके इससे भी अगर ज़्यादा करेगा तो जो वेरिएशन है वो और भी बढ़ जाएगा। और बढ़ता होगा कि अगर हिमालय और महाद्वीपों को अगर अपन सियाल से मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो हिमालय अगर जो महाद्वीप है वो अगर सियाल से बना हुआ है तो जो हिमालय को भी अगर सियाल से निर्मित मानते हैं तो इस आधार पर अगर कैलकुलेशन करते हैं प्राट महोदय के अनुसार तो जो अंतर है वो कितना होगा, वो 5.85 के आसपास होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एरी की विचारधारा अलग है और प्राट महोदय की विचारधारा अलग है। तो अभी अपन बात करते हैं कि इन दोनों में जो द्वंद्व है उस द्वंद्व का क्या रहा। तो इन दोनों ने अपना अपना जो विचार है वो अलग अलग प्रकार से रखा है।
अब देखिए आगे जाकर ये होता है कि जो एरी और जो प्लाट के विचार थे वो अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे एक अपन ये मानते हैं कि जो जितने भी भूदृश्य हैं, चाहे वो पर्वत है, पठार, मैदान या सागर तल, जो भी आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे होंगे, तो अब देखिए घनत्व तथा जो उसकी ऊंचाई होती है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी ऊंचाई तथा उसके घनत्व में हमेशा विपरीत संबंध होगा। ये आपको अच्छे से लाइन याद रखनी है। कौन सी? ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत संबंध होगा। जैसे अभी देखिए ये पर्वतीय भाग है, ये पठारी भाग है, ये मैदानी भाग है और ये सागर तली है। तो अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ऊंचा इसमें जो भूदृश्य है वो है पर्वत, तो पर्वत की हाइट जितनी ज़्यादा, जिस भूदृश्य की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उसका घनत्व उतना ही कम होगा, क्योंकि जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो कम घनत्व या हल्के पदार्थों का बना होने के कारण उसकी जो हाइट रहेगी वो अधिक रहेगी, और जो भूदृश्य है वो अगर अधिक घनत्व वाले पदार्थों का बना हुआ होगा तो उसकी जो हाइट है वो हमेशा कम रहेगी। तो अभी देखिए एक सामान्य सा जो निष्कर्ष है वो निकल के आता है कि ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत संबंध पाया जाएगा। अभी अपने कंपेरिजन करते हैं। यानी पर्वत, पठार, मैदान और सागर तली, अगर इसमें अपन देखते हैं कि सर्वाधिक जो घनत्व होगा वो किसका होगा? सागर तली, क्योंकि सागर तली वो गहराई की ओर स्थित होती है, इसका मतलब वो भारी पदार्थों का होगा, इसका मतलब उसका जो घनत्व अधिक होगा, लेकिन इसकी हाइट सबसे कम है। तो देखो सबसे कम हाइट उसका घनत्व उतनी अधिक है, और जो सबसे अधिक हाइट होगी उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो देखिए सबसे कम घनत्व पर्वत का होता है, उससे अधिक घनत्व का पठार का होता है, उससे अधिक घनत्व मैदान का होता है, और सबसे अधिक होता है वो सागर तली का होगा। इसका मतलब है कि जो भूदृश्य है उसमें ऊंचाई और उसका जो घनत्व है उसके अंदर विपरीत संबंध है वो पाया जाएगा, यानी जितना भूदृश्य ऊपर होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भूदृश्य जितना ज़्यादा गहरा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो एक सामान्य सी थ्योरी ये आती है। इसका मतलब है कि पर्वत, पठार, जो मैदान है उसका अंदर हाइट के हिसाब से जो अलग अलग जो डेंसिटी है वो पाई जाती है। तो अब इसके बाद में अपन इस लाइन के बाद जो सबसे पहले जो अपनी थ्योरी रखी है वो जो संतुलन की जो क्रिया है वो डटन महोदय की है। तो अभी अपन जो डटन महोदय ने जो सिद्धांत दिया है अपने जो एक संतुलन के संबंध में, जो अपनी जो एक सामान्य सा जो निष्कर्ष निकाला है उसको अभी अपन विस्तार से देखेंगे। डल्टन के अनुसार संतुलन की क्रिया। तो देखिए इन्होंने भी ये समझाने का कोशिश की है कि एक ऊपर उठा हुआ भूभाग तथा एक गहराई की ओर स्थित भूभाग है, उसमें भी एक संतुलन की दशा पाई जाती है। तो अपन जैसे मानते हैं कि पर्वत, पठार तथा मैदान जो ऊंचाई की ओर स्थित है तथा झील या जो सागर है वो गहराई की ओर स्थित होते हैं, तो इन दोनों के अंदर एक संतुलन पाया जाएगा। तो ये जो संतुलन है वो कहाँ तक होगा, किस लेवल तक होगा? तो इन्होंने बताया कि एक ऐसा तल होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर जो क्षेत्र होगा जहाँ पे उसके ऊपर तो जो घनत्व है वो बदलता है, तथा उसके उस लेवल पे जाने के बाद
जो घनत्व, जो अपन कहते हैं जो घनत्व है वो बदलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जो एक ऐसा एक इन्होंने तल माना है जिसको इन्होंने क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन बताया है, जिसको अपन इन्होंने एक और नाम दिया यूनिफॉर्म लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर यानी समतोलन तल। तो ये जो समतोलन तल है या जो क्षतिपूर्ति तल है वो एक ऐसा तल होता है, इसके ऊपर तो घनत्व है वो बदलता है, इसके बाद जो घनत्व है वो लेवल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो जैसे ही अपन मानते हैं कि एक तरफ पर्वत पठार मैदान, एक तरफ झील या जो समुद्र है, तो अब ये जो है इनका जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा, घनत्व होगा वो कम होगा। इनका जो घनत्व है अधिक होगा। और वैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर पर्वत पठार मैदान है तो सबसे कम इसका होगा, उससे अधिक इसका है, फिर इसका और सबसे अधिक होता है ये। इसका मतलब है कि रटन भी ये मानते हैं कि जो जितना ऊपर होता हुआ भूभाग होता है उसका घनत्व कम होता है और जो जितना गहरा है उसका घनत्व अधिक होगा। तो देखिए, लेकिन इन सभी का एक तल के सारे जो घनत्व होता है वो लगभग क्या आ जाता है, बराबर होता है। यानी एक ऐसा पर्टिकुलर तल होगा, क्या होगा, तल होगा, या तो उस तल के इधर ऊपर का जो पार्ट होगा वहां पे तो जो घनत्व है उस घनत्व में क्या रहता है, बदलाव रहता है। क्या रहेगा, बदलाव रहेगा। और इस तल पे जाने के बाद या तल पे जाने के बाद ये तल से नीचे वो घनत्व नहीं बदलेगा। तो ये जो तल है, तो इस डटन मॉडल ने पहली बार ये बताया था कि एक ऐसा तल होता है जिसके ऊपर घनत्व तो बदलेगा, उस तल के सारे घनत्व है वो बराबर रहेगा। और उस तल को डटन मॉडल ने समतोल तल, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर बोला है। यानी जो ऐसा तल होगा उसको डटन मॉडल ने किस नाम से संबोधित किया, समतोलन तल या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, या फिर एक और नाम से इन्होंने संबोधित किया है क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन। यानी दो नाम दिया, एक नाम अपने सामने निकल के आता समतोलन तल या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, दूसरा आता है क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन। तो ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर होता है, ये वो तल होता है जिसके ऊपर जो है वो संतुलन की जो दशा है वो पाई जाती है। अब कभी क्या होता है, कभी कभार जो संतुलन की स्थिति होती है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, यानी वो जो संतुलन की स्थिति है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो अब बिगड़ने से क्या होगा कि जो क्षतिपूर्ति तल है वहाँ उस लेवल पे जाने के बाद वापस वो है वो संतुलन की स्थिति पाई जाती है। अब जैसे मान लें कि उदाहरण के लिए नदी है, तो जहाँ से नदियाँ निकलती है, नदियाँ अपने साथ जो अवसाद है, जो सेडिमेंट है, उसको साथ में लेकर प्रवाहित होती रहती है। तो जैसे ही उसका अपन कहते हैं प्रवाहित क्षेत्र होता है, उसके सारे वो निकलती एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे जो नदी है वो अपने साथ जो अवसाद है उसका क्या करती है, जमा करती है, डिपोर्टेशन जो है वो उसकी प्रक्रिया है वो होती है। अब जैसे वो सागरीय भाग या कुछ डेल्टा एरिया ऐसा होता है जहाँ पे वो पूरा का पूरा जो सेडिमेंट है, वो जो नदियाँ हैं उसको इकट्ठा करती है, उसका निक्षेपण करेगी। तो जैसे वो निक्षेपण करती है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे, तो जैसे जैसे वो निक्षेपण करेगी तो उसकी जो तली है उसका भार है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे वो जो तली है उसका भार बढ़ता जाएगा तो दूसरी और उसके भार बढ़ने से यहाँ का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे यहाँ से घनत्व बढ़ जाएगा
तो फिर ये प्रोसेस ये होगी कि जो यहाँ से घनत्व बढ़ रहा है तली की ओर, तो यहाँ से जो जो भूदृश्य है पर्वत के रूप में है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा। तो जो संतुलन था वो नदियों का अवसाद का जमा होने से उसमें अनबैलेंस हुआ था, असंतुलन हुआ था, और इसलिए हुआ था कि जो नदियां हैं वो डेल्टाई भाग या सागरीय भाग में अवसाद का जमा करने से तो वापस ये तली नीचे जाएगी, उसका भार बढ़ने से तो जो पर्वतीय वाला भाग है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो वापस जो पहले वाली जो स्थिति थी वो स्थिति कायम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जैसे अपन अस्थिरता होती है, चाहे वो नदियों के माध्यम से या उसके सागरीय या डेल्टाई भागों में अवसाद के जमा होने से, तो जो पर्वतीय भाग है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा और वापस उस तल के सारे जिसको अपन ने बोला था लेवल ऑफ कंपनसेशन या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, उस पर जाके उसका जो संतुलन है वो कायम हो जाएगा। तो डटर ने भी अपने जो विचार है वो इस प्रकार के रखे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि नियमानुसार जो प्रत्येक ऐसा जो भूदृश्य होता है जो इस पृथ्वी के ऊपर आपको देखने को मिलता है, तो उसके अंदर एक निश्चित रूप से जो स्थिरता की जो दशा है वो अपन को देखने को मिलती है। और इस स्थिरता की दशा को अपन संतुलन की जो दशा है उस नाम से अपन संबोधित करते हैं, या जो वर्तमान में तो ये एक प्रकार की थ्योरी भी है, तो इसको अपन यहाँ थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो भी अपन देख रहे थे। तो संतुलन का जो सिद्धांत है उसका तात्पर्य कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी में एक ऐसा जो तल है, और तल वही बात है कि क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपनसेशन है या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर है, उसके सारे घनत्व बराबर होता है, उसके ऊपर बदलता है, उसके नीचे की ओर या उसके सारे वो घनत्व बराबर होगा। तो क्षतिपूर्ति तल के ऊपर जो घनत्व में बदलाव होगा ना, क्षतिपूर्ति तल पर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जो भी कोई भी भूदृश्य होगा, चाहे वो पर्वत, पठार, मैदान या जो सागरीय तल है, उसके अंदर एक संतुलन की जो दशा है वो देखने को मिलती है, ऐसा जो डटन महोदय है वो मानता है। तो वो ये जो प्रक्रिया होती है वो प्रकृति के अंदर एक नियमित रूप से चलने वाली जो प्रोसेस है उसका जो पार्ट है वो होती है। तो जो अपन इसके बाद एक जो सामान्य सा लॉजिक निकल के आता है वो ये आता है कि वो पर्वत, पठार, मैदान होगा, तो उसमें यही होगा कि इसका घनत्व सबसे अधिक रहता है, इसका घनत्व यानी पर्वत का सबसे कम और सागर तली का सबसे अधिक, उसके बाद कंटिन्यूटी है वो बढ़ता है, यानी पर्वतों से अपन पठार, पठार से मैदान और मैदानों से सागर तली की ओर जाते हो तो घनत्व में नियमित रूप से जो है वो बढ़ोतरी है वो होती जाती है। तो ऊंचाई और जो है घनत्व उसके अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है। तो आप उसको ऐसे भी डायग्राम के माध्यम से, पर्वत, पठार, मैदान के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे अपने अगली जो क्लास होगी इसके अंदर इस आइसोस्टेसिस के ऊपर जो अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने अपने जो मत है वो रखा है। तो अपन जो विभिन्न विद्वानों के जो मत है उसको पढ़ेंगे। जैसे अपन सबसे पहले जो जॉर्ज एरी का जो मत है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्राट महोदय का जो मत आएगा उसको भी पढ़ेंगे, उसके बाद एफोर्ड बॉबी महोदय का भी पढ़ेंगे, उसके बाद जॉली महोदय का भी पढ़ेंगे और आर्थर होम्स महोदय का। तो ये जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से जो संतुलन की जो संकल्पना है उसको समझाने का है वो प्रयास है वो किया है। तो जैसे अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर जो एरी महोदय है और प्राट महोदय है उसकी जो संकल्पना उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।